तो आज हमारे पास कृषि विज्ञान के कुछ नोट्स हैं और इनमें एक बड़ी ही अजीब कीट ऐश वीविल का जिक्र है। इसका वैज्ञानिक नाम है माइलोसीरस स्पीशीज। अब बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए ऐसे विषय बहुत जरूरी होते हैं जहां सीधे सीधे तथ्य पूछे जाते हैं। हाँ, और कीट पतंगों का विषय तो कृषि सेक्शन का एक पसंदीदा टॉपिक है। अक्सर उनके जीवन चक्र या नियंत्रण के तरीकों पर सवाल बनी जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा इन नोट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि इसके हर जरूरी हिस्से को इस तरह समझना है कि वो दिमाग में बैठ जाए। सही है। इन नोट्स में इस कीट की पहचान, इसके हमले का तरीका और सबसे जरूरी इससे निपटने के उपाय बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कीट करता क्या है? खेत में इसकी मौजूदगी का पता कैसे चलता है? यहीं पर इसकी सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे खतरनाक बात सामने आती है। ज्यादातर कीट या तो पौधे के ऊपरी हिस्से पर हमला करते हैं, जैसे पत्तियां या फल, या फिर जड़ों पर। हाँ, या फिर जड़ों पर। लेकिन ऐश वीविल एक तरह से दोहरी भूमिका निभाता है। ये पौधे पर एक ही समय में ऊपर से भी और नीचे से भी हमला करता है। एक मिनट, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से? ये तो किसी भी पौधे के लिए एक बुरे सपने जैसा हुआ। मतलब ये काम कैसे करता है? बिल्कुल। देखिए, इसके जीवन की दो मुख्य अवस्थाएं हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। पहली है लार्वा अवस्था, जिसे ग्रब भी कहते हैं। अच्छा, ग्रब? हाँ, और ये ग्रब जमीन के नीचे रहता है और ये पौधे की जो छोटी छोटी सहायक जड़ें होती है ना, जिन्हें सेकेंडरी रूटलेट्स कहते हैं, उन्हीं को खाता रहता है। तो ये एक छिपा हुआ हमला है जो ऊपर से नजर नहीं आता। अच्छा, तो ये एक तरह से पौधे की नींव में दीमक की तरह काम कर रहा है। मतलब चुपचाप, नजर से दूर, लेकिन लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल सही। और इसका असर बहुत गहरा होता है। जड़ें ही पौधे का पोषण और पानी खींचने का जरिया है। सही बात है। जब जड़ें ही कमजोर हो जाती हैं तो पौधा ठीक से बढ़ नहीं पाता, पीला पड़ने लगता है, और अगर पानी की थोड़ी भी कमी हो जाए तो वो बाकी पौधों के मुकाबले जल्दी सूख जाएगा। एकदम सही। किसान ऊपर से पौधे को बीमार देखता है, पर उसे असली वजह जल्दी समझ नहीं आती। और मुझे लगता है कि जब तक किसान को पत्तियों पर कोई निशान दिखेगा, तब तक तो असली तबाही नीचे मच चुकी होगी, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसकी रणनीति है। जब ये ग्रब बड़ा होकर वयस्क कीट बनता है, तब यह जमीन से बाहर आता है और यह वयस्क वीविल पत्तियों पर हमला करता है। ओके। यह पत्तियों को बीच से नहीं खाता, बल्कि किनारों से कुतरना शुरू करता है। इससे पत्तियों पर इर्रेगुलर नॉचिंग यानी बेतरतीब कटे हुए निशान बन जाते हैं, जैसे किसी ने कैंची से पत्ती के किनारे को यूं ही काट दिया हो। बिल्कुल वैसा ही। तो जब किसान को ये कटे हुए किनारे दिखते हैं, वो असल में खतरे का दूसरा चरण देख रहा होता है। और पहला ज्यादा खतरनाक चरण तो जमीन के नीचे पहले ही पूरा हो चुका होता है। हाँ, ये वाकई एक बहुत चालाक कीट है। पौधे को बचने का मौका ही नहीं देता। सही कहा। इसीलिए इसके जीवन चक्र को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम इसके जीवन के अलग अलग पड़ावों को नहीं समझेंगे तो इससे लगना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो इस दुश्मन को हराने के लिए इसकी पूरी जन्म कुंडली निकालनी पड़ेगी। कैसा होता है इसका जीवन चक्र? कौन कौन से चरण हैं इसमें? इसके जीवन चक्र में मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, जैसा कि ज्यादातर कीटों में होता है। पहला चरण है वयस्क, अडल्ट। ये एक छोटा भूरे या स्लेटी रंग का वीविल होता है। वीविल की एक खास पहचान होती है उनकी आगे की तरफ निकली हुई सूंड जैसी थूथन, जिसे स्नाउट कहते हैं। अच्छा। यही वयस्क अवस्था है जो पत्तियों के किनारों को कुतरकर नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो ये वयस्क कीट पत्तियों पर अंडे देता होगा, जिनसे फिर लार्वा निकलते हैं। हाँ, वयस्क अंडे देते हैं, जिनसे दूसरा और सबसे विनाशकारी चरण शुरू होता है, लार्वा। ग्रब्स। हाँ, ग्रब्स। जैसा हमने बात की, ये मांसल, बिना पैर वाले और अक्सर सी के आकार में मुड़े हुए होते हैं और ये अपना पूरा जीवन मिट्टी के अंदर बिताते हैं। इन नोट्स में एक तकनीकी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इंस्टार। कहा गया है कि लार्वा अवस्था में 4 इंस्टार होते हैं। इंस्टार, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत आसान है। जैसे जैसे लार्वा बड़ा होता है, उसकी बाहरी त्वचा या खाल छोटी पड़ जाती है। अच्छा। तो वो उसे उतार देता है और नए आकार में आ जाता है। त्वचा उतारने की इस प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। 2 मोल्टिंग के बीच की जो अवस्था होती है, उसे ही एक इंस्टार कहते हैं। ओह, तो 4 इंस्टार का मतलब है कि लार्वा वयस्क बनने से पहले 4 बार अपनी खाल बदलता है और हर बार पहले से बड़ा होता जाता है। बिल्कुल।
ये बस उसके बड़े होने के अलग अलग चरण हैं। लेकिन परीक्षा के लिहाज से जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है इसकी अवधि। ये लार्वा अवस्था कितने समय तक चलती है? और यही आंकड़ा सबसे चौंकाने वाला है। स्रोत के अनुसार लार्वा की यह अवस्था 55 से 70 दिनों तक चलती है। 85 से 70 दिन, ये तो 2 महीने से भी ज्यादा हो गया। हाँ, मतलब ये कीट 2 महीने से ज्यादा समय तक लगातार और चुपचाप पौधे की जड़ों को खोखला करता रहता है। बिल्कुल। ये तो किसी भी पौधे को धीरे धीरे मारने के लिए काफी समय है। तो ये आंकड़ा तो मतलब याद रखना ही होगा। हाँ, ये लंबी अवधि ही इसे इतना खतरनाक बनाती है। ये पौधे को एक धीमा और दर्दनाक अंत देती है, जहां पौधा लगातार कमजोर होता जाता है। तो परीक्षा के लिए ये पहला आंकड़ा है जो याद रखना ही रखना है। लार्वा की अवधि 55 से 70 दिन। ठीक है, ये तो दिमाग में बैठ गया। इस लंबी लार्वा अवस्था के बाद क्या होता है? जब लार्वा पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तब वो तीसरे चरण में प्रवेश करता है, जिसे प्यूपा अवस्था कहते हैं। ओके। ये भी जमीन के अंदर ही होता है। लार्वा अपने चारों ओर मिट्टी का एक छोटा सा खोल या चेम्बर बनाता है और उसी के अंदर प्यूपा में बदल जाता है। ये एक तरह की शांत अवस्था है, जिसमें कीट न कुछ खाता है न कहीं जाता है। एक तरह का काया पलट। हाँ, बस उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में बदलाव होता है और वो वयस्क बनने की तैयारी करता है। तो इस प्यूपा अवस्था की भी कोई खास अवधि होगी? ये भी एक जरूरी आंकड़ा हो सकता है। हाँ, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। नोट्स में साफ लिखा है कि प्यूपा अवस्था 23 से 33 दिनों की होती है। 23 से 33 दिन, यानी लगभग 1 महीना। हाँ, लगभग 1 महीना। तो पहले 2 महीने से ज्यादा लार्वा के रूप में जड़ों को खाओ, फिर लगभग 1 महीना प्यूपा के रूप में मिट्टी में आराम करो। पौधे को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल। तो अब हमारे पास 2 महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। लार्वा की अवधि 55 से 70 दिन और प्यूपा की अवधि 23 से 33 दिन। और दोनों अवस्थाएं मिट्टी में होती हैं। हाँ, और ये जानकारी आगे इसके प्रबंधन को समझने में बहुत मदद करेगी। सही है। और इस प्यूपा अवस्था के बाद? इस अवधि के पूरा होने पर प्यूपा से चौथा और अंतिम चरण यानी भूरे रंग का वयस्क वीविल बाहर निकलता है। यह नया वयस्क फिर मिट्टी से बाहर आता है, उड़ने लगता है, पौधों की पत्तियों को खाना शुरू करता है, फिर से अंडे देता है और इस तरह ये पूरा जीवन चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो हमने इसकी पूरी कहानी समझ ली, कैसे ये दोहरा हमला करता है और इसकी जीवन चक्र के सबसे जरूरी आंकड़े क्या हैं। ये सब बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए बेहतरीन मसाला है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसका इलाज क्या है, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इन नोट्स में क्या तरीका सुझाया गया है। और यहाँ नोट्स में बताया गया समाधान भी उतना ही स्मार्ट है जितना कि इसके हमले का तरीका। अच्छा। खास बात यह है कि यहाँ किसी रासायनिक कीटनाशक की बात नहीं की गई है, बल्कि एक जैविक तरीके पर जोर दिया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना समाधान। तो क्या है वो जैविक तरीका? स्रोत के अनुसार इसके प्रबंधन के लिए नीम की खली, नीम केक का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। नीम की खली? हाँ, नीम की खली। जैसा कि हम जानते हैं, नीम के बीजों से तेल निकालने के बाद बचा हुआ हिस्सा होता है। ये सिर्फ एक कीटनाशक ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छा जैविक उर्वरक भी है। नीम का इस्तेमाल तो हमारी खेती में सदियों से होता आया है। क्या नोट्स में इसकी मात्रा के बारे में भी कुछ बताया गया है? क्योंकि जैविक तरीकों में भी सही मात्रा बहुत जरूरी होती है। हाँ, और ये तीसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसकी मात्रा बताई गई है 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये आंकड़ा भी याद रखने वाला है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, इसे खेत में डालना कब है? क्या इसे कभी भी डाल सकते हैं या इसका भी कोई खास समय है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब भी इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नोट्स के मुताबिक इसे डालने का सबसे सही समय है अंतिम जुताई के समय। अंतिम जुताई के समय? इसके पीछे जरूर कोई खास वजह होगी जो इसके जीवन चक्र से जुड़ी है। बिल्कुल। अब उन 2 बातों को याद कीजिए जो हमने पहले की थी, लार्वा और प्यूपा। ये दोनों अवस्थाएं कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर। एकदम सही। तो जब खेत की बुआई से पहले अंतिम जुताई की जाती है तो मिट्टी को पलटा जाता है और भुरभुरा बनाया जाता है। हाँ।
अगर उसी समय हम 500 किलो नीम की खली खेत में डालकर मिट्टी में मिला दें तो क्या होगा? तब वो खली वो सीधे मिट्टी में मौजूद लार्वा और प्यूपा के संपर्क में आ जाएगी। बिल्कुल, ये तो सीधे दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने जैसा हुआ। यही इसकी खूबी है। नीम में अजाडिरेक्टिन नाम का एक यौगिक होता है जो कीटनाशकों की तरह काम करता है। यह लार्वा के विकास को रोकता है, उनकी भूख को मार देता है और अंत में उन्हें खत्म कर देता है। अगर हम इसे खड़ी फसल के ऊपर छिड़केंगे तो ये मिट्टी में 5-6 इंच नीचे छिपे लार्वा और प्यूपा तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सही बात है। इसलिए अंतिम जुताई का समय चुनना एक बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक रणनीति है। ये तो सच में बहुत तार्किक है। मतलब प्रबंधन का तरीका सीधे कीट के जीवन चक्र की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करता है। हाँ, ये एक इको फ्रेंडली समाधान होने के साथ साथ एक बहुत ही स्मार्ट समाधान भी है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, खासकर परीक्षा के नजरिए से। पहली बात, ऐश वीविल एक दोहरा हमलावर है। इसका लार्वा यानी ग्रब जड़ों को खाता है और वयस्क पत्तियों के किनारों को। सही है। दूसरी बात, इसके जीवन चक्र के 3 सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। लार्वा की अवधि 55 से 70 दिन, प्यूपा की अवधि 23 से 33 दिन, और ये दोनों अवस्थाएं मिट्टी में होती हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसके प्रबंधन के लिए 500 किलो प्रति हेक्टेयर नीम की खली का प्रयोग अंतिम जुताई के समय करना एक प्रभावी, स्मार्ट और जैविक उपाय है। बिल्कुल। ये 4-5 बिंदु इन नोट्स का पूरा निचोड़ है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सोने की तरह कीमती है। बिल्कुल। ये जानकारी भले ही संक्षिप्त लगे, लेकिन हर एक तथ्य अपने आप में एक संभावित प्रश्न है। और ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती है। स्रोत में नीम की खली जैसे एक पारंपरिक जैविक उपाय का जिक्र है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज जब हम खेती में हर समस्या के लिए वो तुरंत असर करने वाले रासायनिक स्प्रे पर निर्भर होते जा रहे हैं। सही बात है। तो क्या हम नीम जैसी सदियों पुरानी और जांची परखी विधियों के महत्व को भूल रहे हैं? अक्सर जल्दी नतीजों के चक्कर में लंबे समय तक होने वाले फायदों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ कीट प्रबंधन तक सीमित नहीं है। जब हम नीम की खली का उपयोग करते हैं तो हम सिर्फ एक कीट को नहीं मार रहे होते, हम अपनी मिट्टी को जीवन दे रहे होते हैं। हम उस पूरे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहे होते हैं। तो असली सवाल यह है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक फसल को एक कीट से बचाना होना चाहिए, या फिर अपनी पूरी खेती की व्यवस्था को टिकाऊ और स्वस्थ बनाना। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर किसी को, खासकर नीति बनाने वालों को, और गहराई से सोचना चाहिए।